नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। समस्तीपुर के सराय रंजन में आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना है। शिलान्यास के पहले इस पर विवाद बढ़ गया है। पहले आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम ने सवाल उठाया, उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने भी इशारों में बड़ा आरोप लगाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में महेश्वर हजारी ने बताया कि किसी बड़े नेता के दबाव के कारण जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है। मंत्री महेश्वर हजारी ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को एमसीआई के नियमों के खिलाफ बताया है। साथ ही महेश्वर हजारी ने बताया कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। महेश्वर हजारी समस्तीपुर के कल्याणपुर सुरक्षित सीट से विधायक हैं। समस्तीपुर में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, आप जा रहे हैं? नहीं, चूँकि हमारा पहले से प्रोग्राम फिक्स था और दरभंगा जिला के चूँकि प्रभारी मंत्री हैं तो वहाँ अहिल्या राजकीय समारोह होता है, मेला लगता है, वहीं उद्घाटन करना है, इसलिए हम उसमें जा रहे हैं। आपके जिला में हो रहा है, आप वहाँ के रहने वाले भी हैं और आपके शहर के बड़ी सौगात मिलने जा रही है, उसके बावजूद आप नहीं जा रहे हैं? नहीं, हमारा पहले से प्रोग्राम फिक्स था, वहाँ जाने का, इसलिए जाने का। आरजेडी के विधायक पूरा विरोध में उतरे हुए हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि जहाँ पे बनना चाहिए था, नीतीश कुमार ने भी स्वाभाविक बात है, हम भी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किए थे। चूँकि मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज हेडक्वार्टर के लिए होता है और एक व्यक्ति विशेष अपने प्रभाव में आकर के ऐसे जगह ले जाए जिससे पूरे जिला के वासी को उसमें फ़ायदा न हो। मैं समझता हूँ ये अपने पावर के अधिकार के मिसयूज है, इसलिए हम भी आदरणीय नेता से आग्रह किए थे उसके हेडक्वार्टर में बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं बन पाया। इसलिए कहीं भी बन रहा है जिला में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष से कोई मुझे आपत्ति है, लेकिन होना चाहिए हेडक्वार्टर में। और शिलान्यास का विरोध समस्तीपुर से आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी कर रहे हैं। अख्तरुल इस्लाम का आरोप है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जिला मुख्यालय समस्तीपुर में ही अस्पताल खोलने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ नेताओं के दबाव की वजह से इसे सराय रंजन शिफ्ट किया गया है। अख्तरुल इस्लाम ने शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित करने की भी सीएम नीतीश से अपील की है। साथ ही कहा कि स्टेशन चौक गांधी स्मारक पर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के विरोध में कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। देखिए, जिला मुख्यालय में पर्याप्त ज़मीन है। समस्तीपुर जिला की 45 लाख आबादी है और जिला मुख्यालय में आने के लिए हर तरफ से रास्ता और ट्रेन और बस की व्यवस्था है। आप किसी नेता के प्रभाव में आकर के, किसी दल के नेता के प्रभाव में आकर के आप जिला मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज को आप जिला से 30 किलोमीटर दूर भेजेंगे, यह न्याय संगत नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार और विभागीय पदाधिकारियों से कई बार बात किया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों खोलने का प्रस्ताव समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड के मैदान में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। उसके बावजूद कुछ नेताओं के दबाव में, कुछ नेताओं को खुश करने के लिए, कुछ दल को खुश करने के लिए आप जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, अख्तरुल इस्लाम शाहीन विरोधी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अगर बात अपनों की करें, महेश्वर हजारी की करें, तो महेश्वर हजारी की लड़खड़ाती जुबान और चेहरे का जो भाव था वो काफी कुछ इशारा कर रहा था। देखिए अलीम, निश्चित तौर पे महेश्वर हजारी बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और समस्तीपुर जिला से ही विधायक भी चुनकर आते हैं और जाहिर सी बात है अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और महेश्वर हजारी की पूरी कोशिश थी कि समस्तीपुर मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो और इसके लिए जैसा कि उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और शुरुआत में हामी भी भर दी गई थी। बावजूद इसके अंतिम समय में एक बड़े नेता के दबाव की वजह से वहाँ पे नहीं बन पाया मेडिकल कॉलेज। इस बात की कसक उनके मन में थी और आज पहली बार उन्होंने न्यूज 18 के कैमरे के सामने अपनी दिल की बात कह दी और जाहिर सी बात है भले ही इशारों में कहा, लेकिन उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया और खासकर अगर इस बात पे गौर करें कि एमसीआई के रूल के खिलाफ उसका निर्माण हो रहा है, यानी कि उन्होंने एक तरीके से सवाल सरकार के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा दिया कि भाई यहाँ पे नियमों की अनदेखी करके की जाती है, किसी एक नेता को खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है विपक्षी हमला बोले तो अलीम समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष के अगर बड़े नेता अगर सरकार के कामकाज पे सवाल खड़े करें तो ये कहीं ना कहीं से ये अच्छे संकेत नहीं है। और खासकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है जी, आरजेडी के नेता हो, विधायक कांग्रेस के विधायक हैं अशोक राम, उनसे कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की और अब सत्ताधारी दल के विधायक है उन्होंने भी नाराजगी जाहिर कर दी।
तो तमाम नेताओं ने एक तरीके से एक सुर अपना लिया है और समस्तीपुर में जो आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आने वाले समय में, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये विरोध और तेज होने जा रहा है। इस विरोध को अभी और हवा दी जाएगी। जब सत्ताधारी दल का अगर सह मिलने लगे तो समझा जा सकता है विरोधियों के मंसूबे और बढ़ेंगे, और उनके मंसूबे बढ़ने के वजह से एक बात ये भी हो सकता है कि ये आंदोलन का रूप ले ले, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस ने तय कर लिया है किस मुद्दे को हम आंदोलन कर अख्तियार करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सत्ताधारी दल के लिए चिंता की बात है कि जो उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता और मंत्री सरकार के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दें। अलीम, आनंद अमृतराज, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि क्या चुनाव से पहले ये जो तमाम विरोध किया जा रहा है, ये सब चुनाव को देखकर किया जा रहा है? क्योंकि ये आज की बात नहीं होगी। अगर ये तय हुआ है कि सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ये काफी पहले से तय होगा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें जो सबसे ताज़ा इनपुट ये है कि शुरुआत में समस्तीपुर मुख्यालय में ये मेडिकल कॉलेज बनना था। समस्तीपुर कॉलेज के सामने जो जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पे इसको बनाने की बात हो रही थी। और शुरुआत में जैसा कि अगर मैसूर हजारी की माने या फिर जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, अशोक राम है, उन्होंने जो हमें जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने हामी भरी थी कि मुख्यालय के सामने ही, मुख्यालय माफ़ कीजिएगा, समस्तीपुर मुख्यालय में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। लेकिन उसके बाद अचानक रूप में परिवर्तन आया और एक बड़े नेता के दबाव की वजह से उसे सराय रंजन ले जाया जा रहा है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं तमाम जो नेता हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये एकाएक ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि जब सराय रंजन में जिस दिन घोषणा हुई थी, कैबिनेट के बैठक में जिस दिन घोषणा हुई थी, उस दिन भी मैसूर हजारी जो मंत्री हैं उन्होंने आनंद एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, बार बार ये शब्द आ रहा है बड़े नेता, आखिर वो कौन से बड़े नेता हैं? क्या इस बात का खुलासा हो सकता है? क्या वो नाम सामने आ सकता है जिसके वजह से तमाम नियमों की अनदेखी कर दी गई है? देखिए, ये चूंकि किसी ने नाम खोल कर नहीं बताया, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं विधानसभा के बड़े पद पर हैं, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इशारा किशोर है। और जैसा कि चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है जिनका नाम मंत्री हो या फिर जो विधायक हो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो इशारा मिल रहा है, इशारा वही है। और जाहिर सी बात है, ये जिस बड़े कद के नेता हैं उनके नाम का हवाला सामने देकर नहीं कोई भी नेता बयान दे रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये फैसला चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं उस लेवल के ही नेता होंगे जिनकी वजह से किया गया। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली की रात सिगौल के मचहा में जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि मंगलवार की देर शाम जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया है। घटना बछवाड़ा थाना के बदकटवा गांव की है, जहां जमीन विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और गोलीबारी हुई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि चमथा 3 के पूर्व मुखिया धर्मेंद्र राय और देवेंद्र राय के बीच 1 बीघे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार की देर शाम धर्मेंद्र राय उस जमीन को जोतने के लिए पहुंचे तो देवेंद्र राय पक्ष के लोग रोकने के लिए पहुंच गए और विवाद वहीं से शुरू हो गया, जो हिंसक झड़प में बदल गया। सर, जमीनी विवाद हुआ था। फिर वो लोग विपक्षी जो है वो जमीन जोतने के लिए गया था। बेगूसराय में जो अपराध की घटना घट रही है, आज का भी घटना की जो जानकारी है, अगर प्रशासन समय पर हस्तक्षेप करता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता है। ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है और जमीनी विवाद को तुरंत हल नहीं करके लंबा खींचना और लंबा खींचने की वजह से आपराधिक तत्वों को इसमें सह मिल जाता है और उसका लाभ लेता है। तो बेगूसराय में क्या जमीन से सस्ती जान हो गई है? क्योंकि पिछले 1 महीने में सिर्फ बेगूसराय में जमीन के लिए 9 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 अक्टूबर को लाखों थाने के बाजितपुर में 5 वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 14 अक्टूबर को चिरिया बरियारपुर में खजहांपुर में भूमि विवाद में मां बेटी की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं अगर हम बात करें अगली घटना की, तो अगली घटना 27 अक्टूबर को हुई, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। 5 अक्टूबर को भी एक घटना घटी। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को बछवाड़ा थाने के चमथा गोप टोल में नागेंद्र राय और अमरजीत राय की हत्या कर दी गई।
तो बिहार में बहार नहीं, ये कहने में कई प्रमाण हैं ये कहने के लिए। मैं 24 घंटे के अंदर बिहार में कहां हत्या हुई है, कहीं मामूली विवाद में, कहीं अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में रामपुर में मां ने बेटे की हत्या कर दी है। जमुई में कपड़ा व्यवसायी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मोतिहारी में ही सोते वक्त किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। छपरा की बात करें तो छपरा में नाटक के दौरान चाकूबाजी हुई जिसमें एक की हत्या कर दी गई। और अब बात करते हैं हवा में फैलते जहर की। दिल्ली ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना सहित कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। पटना की हवा की गुणवत्ता को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चिंतित है। ताजा हालात की बात करें तो देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर पटना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को पटना का AQI 414 रहा, तो वहीं मुजफ्फरपुर का AQI 385 रहा। यानी पटना समेत गया और मुजफ्फरपुर की आबोहवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। मंगलवार को पटना देश का तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना रहा। यहां ही की हवा जो है दिल्ली, गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में पटना के ऊपर लखनऊ और कानपुर रहे। आंकड़ों के मुताबिक पटना की हवा में धूल कण की मात्रा 4.5 गुना बढ़ गई है। पटना में 30 फीट की ऊंचाई तक वायुमंडल में ये धूल कण तैर रहे हैं। के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, और वो खबर है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो वायु गुणवत्ता को लेकर नया सूचकांक जारी किया है, उसके हिसाब से पटना देश के तीसरे सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। जाहिर सी बात है ये पटना के लिए अच्छी खबर नहीं है। PM 2.5 माइक्रोग्राम के हिसाब से अगर पटना का प्रदूषण स्तर देखें तो फिलहाल पटना का प्रदूषण स्तर 414 तक पहुंच गया है। और जाहिर सी बात है इसके लिए सरकार भी चिंतित है, और सरकार ने तय भी किया है कि 15 साल के जितने भी पुराने वाहन हैं उसे बैन कर दिया जाएगा, वो सड़क पर नहीं चलेंगे। बावजूद इसके पटना का जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार खराब होता जा रहा है। तो समय है कि हम और आप सचेत हों। सरकार के साथ हमें और आपको भी सचेत होना होगा, और जल्द से जल्द इसके लिए कोई बड़े कदम उठाने होंगे, ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि जो पटना का प्रदूषण स्तर है वो जो खतरनाक लेवल पे बढ़ता जा रहा है उसे रोका जा सके। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार की कोशिश है, हमें और आपको भी जागरूक होना होगा ताकि हम अपने शहर को न सिर्फ सुंदर बल्कि स्वच्छ भी बना सकें। मंगलवार को पटना देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। दीपावली के बाद पटना में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पटनावासी इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाँ, सफोकेटिंग तो लगता है, बिल्कुल धुंध जैसा लगता है, और जिस हिसाब से धुंध दिखती है वैसे में ठंड नहीं रहती, तो वो तो पोल्यूशन ही है ना। तो इसके लिए जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? कोई एक तो नहीं है, हम सब है, हम सब है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, सिटीजन्स है, सब लोग हैं। हम लोग की अनअवेयरनेस इसके लिए जिम्मेदार है। आप बताइए मैम, पटना की जो स्थिति होती है लगातार खराब होती जा रही है, और जब सुबह में निकलते हैं हम लोग तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए कितनी समस्या होती है और इसके लिए जिम्मेवार आप किसे मानते हो, क्या करना चाहिए? समस्या तो ये होती है कि सबसे पहले तो आँख बहुत जलता है। मुझे स्पेक्स नहीं लगाना होता है तो मुझे ये ज़्यादा फील होता है। सांस में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है जब ये, इसीलिए हम लोग जू भी आते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लेस है पोल्यूशन। और जिम्मेवारी की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग सबको ही जिम्मेवार है। आप किसी एक आदमी पे जिम्मेवारी नहीं दे सकते हैं। अगर आप पटना की छत पे खड़े होकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, कहीं पेड़ नहीं है। और मैं फ़्लाइट से भी जब भी दिल्ली से आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सिर्फ ये बीच वाला एरिया जो जू का है वो सिर्फ ग्रीन दिखता, अदरवाइज सारे जगह कंक्रीट है। तो हम लोग भी तो उतने ही लालची हो गए हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस चीज से कितना प्रदूषण फैलता है। अगर वाहनों की बात करें तो सबसे ज्यादा वाहनों से 30% प्रदूषण फैलता है। उद्योग धंधों की बात करें तो उद्योग धंधों से 7% प्रदूषण फैलता है, यानी कि सबसे ज्यादा वाहनों से प्रदूषण फैल रहा है। ईंट भट्ठों से 4% प्रदूषण फैलता है। धूल कण जो हवा में उड़ती है उसकी वजह से 12% प्रदूषण होता है, जबकि डीजल जनरेटर से 5% प्रदूषण फैलता है। गांव में लोग पुआल जला देते हैं और पुआल जलाने से भी 7% प्रदूषण फैलता है। वहीं हीटिंग से 10% प्रदूषण फैलती है, जबकि
अन्य क्षेत्रों की बात करें तो दूसरी चीजों से 12% प्रदूषण फैलता है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए किए गए उपायों का असर दिखना शुरू हो गया है। कई इलाकों में आज हवा में प्रदूषण की मात्रा 350 के आसपास है। लोधी रोड में प्रदूषण की मात्रा 352, मथुरा रोड में 355, IIT दिल्ली में 360, नोएडा में 412 और गुरुग्राम में 389 दर्ज की गई। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन भी लागू कर रखा है, जिसके तहत आज इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ेंगी। इस नियम की वजह से करीब 15 लाख गाड़ियों का प्रदूषण दिल्ली में कम हुआ है। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने से लोग बीमार पड़ने लगे हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में डॉक्टर लोगों को घर से बाहर कम निकलने की सलाह दे रहे हैं। और मुजफ्फरपुर से संवाददाता सुधीर जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है। मुजफ्फरपुर की जो हवा है लगभग जहरीली हो गई है, इस तरीके की रिपोर्ट है। और उसका नतीजा हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल से। मरीजों की जो संख्या है, जरा उस संख्या बल को देखिए और समझिए कि आखिर इतने लोग बीमार हो रहे हैं तो क्यों बीमार हो रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आप? प्रदूषण तो है ही है। आपको क्या कुछ दिक्कत फील होती है, कुछ बताइए। दिक्कत क्या, प्रदूषण से तो पूरे शरीर को इन्फेक्शन करने वाला चीज़ तो प्रदूषण ही है। सुबह सुबह क्या नज़ारा रहता है? सुबह सुबह तो पूरा धुंध टाइप का लगता है, जाने आने में परेशानी होता है, गाड़ी उड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। क्यों होता है ये सब, कुछ महसूस करते हैं? प्रदूषण, सर्दी खांसी बुखार, साथ खांसी भी है और हाँ खांसी जोर से होती है। जोर से प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, इससे बीमारी बढ़ रहा है। प्रदूषण से डस्ट उड़ रहा है, पूरा गाड़ी वगैरह वैसे चल रहा है, धुआं पूरा है गाड़ी में भी। अस्पताल में जो मरीजों की आवक है, उस आवक में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा है, उस बीमारी से धूल से बीमारी होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है यहाँ। तो अस्पताल में मरीजों की आवक बढ़ गई है। हम रहते तो हैं इंसानों की बस्ती में, लेकिन इंसानियत यहां नजर नहीं आती। इस मतलबी दुनिया में इंसानियत अब दम तोड़ती दिख रही है। ऐसे शहर में रहने से डर लगने लगा है, जहां मदद की गुहार लगाने पर मुंह फेर लिया जाता है और मौत एक तमाशा बनकर रह जाती है। बेदर्द शहर की बेचैन करने वाली हकीकत ऐसी ही है। तड़पता इंसान, दम तोड़ती इंसानियत, पत्थर दिल शहर में तमाशबीन है भीड़। यहां मौत भी है तमाशा, सिस्टम भी है संवेदनहीन। बेदर्द शहर की बेचैन हकीकत। जी हां, हकीकत बेचैन करने वाली ही है, क्योंकि इंसान इंसानों जैसा सलूक करना भूल गया है, इंसानियत को भूल गया है। राजधानी पटना की दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक तस्वीर में 80 साल का एक बुजुर्ग शख्स 4 दिनों तक सड़क पर पड़ा मदद की गुहार लगाता रहा, और फिर जब उसे इस बेदर्द शहर में किसी की मदद नहीं मिली तो मतलबी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर 75 साल के उस बीमार बुजुर्ग की है, जो पिछले कई दिनों से इस सड़क पर पड़ा है, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं। इन दोनों तस्वीरों की पूरी कहानी बेचैन करने वाली है, साथ ही ये सोचने पर मजबूर करने वाली भी कि आखिर हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं या फिर पत्थर दिल शैतानों की।
तो रोजाना लाखों यात्री पटना जंक्शन से सफर करते हैं। पटना जंक्शन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के साथ रेल पुलिस की भी तैनाती होती है, लेकिन पिछले 4 दिनों में किसी भी यात्री और किसी भी पुलिसकर्मी ने यह जहमत नहीं उठाई कि वो उस मजबूर बुजुर्ग की मदद कर दे जो 4 दिनों से मदद की गुहार लगा रहा है। 4 दिनों तक इंसानियत यूं ही स्टेशन परिसर में तार तार होती रही और फिर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। साथ ही खामोश कर गई इंसानियत की दलीलें। बिहार की राजधानी पटना में लावारिस मरीजों का हश्र क्या होता है, तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और ये देखकर आप भी शर्मसार होंगे। देखिए, पटना जंक्शन के परिसर की स्थिति है और वहां पर एक बुजुर्ग जो लगातार 4 दिनों तक इलाज के अभाव में छटपटाता रहा, गुहार करता रहा, लेकिन किसी ने मदद की जहमत नहीं उठाई। ना तो आरपीएफ पुलिस ने, ना ही जीआरपी ने, ना ही कोई रेलवे के अधिकारी ने। नतीजा, सुबह में आज इसने दम तोड़ दिया और देखिए, दम तोड़ने के बाद भी जो शव है उसकी अंत्येष्टि के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं, जो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं या फिर ट्रेन से उतर कर आ रहे हैं, वो जरूर देख रहे हैं, लेकिन हर कोई रेलवे पुलिस को कोस रहा है और सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, घर कहाँ है, पता कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, आखिर ये हश्र कैसे हुआ है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि सुशासन की सरकार में देखिए एक लावारिस का हश्र क्या होता है, कैसे तरफ तरफ कर उसकी जान चली जाती है। घिन आती है ऐसे समाज से, ऐसे सिस्टम से जिससे इंसानों की परवाह ही नहीं, इस बात की फिक्र ही नहीं कि कोई तड़प रहा है, इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि किसी की जिंदगी खत्म हो रही है, इस बात से कोई सरोकार ही नहीं कि वो इंसान है, शैतान या फिर हैवान नहीं। पटना जंक्शन परिसर में 4 दिनों तक तड़पने के बाद 80 साल के इस बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। जब ये तड़प रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, तब किसी ने इनकी नहीं सुनी, लेकिन मौत होते ही तमाशा देखने के लिए यहाँ भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों का कहना है, यहाँ तो सुबह में प्रशासन भी थे, वहाँ पे 2 सिपाही। रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? सर, रेलवे पुलिस के 2 सिपाही थे, उन्होंने आके देखा। मैंने बोला कि सर ये मृत हो गया, इन्हें देखिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चाय पी के हम करते हैं। उसके बाद वो लोग चले गए। कब से यहाँ तड़प रहे थे? मैं सुबह ही 11 बजे इन्हें देखा सर, मृत थे। तो सुना आपने कि हमारा सिस्टम कितना संवेदनहीन है। समाज सेवी से जब पुलिस कर्मियों को मौत की जानकारी मिली, तब भी पुलिस के लिए चाय की चुस्की ही जरूरी थी। दम तोड़ने के कई घंटों बाद तक ये बुजुर्ग शख्स यूं ही सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन इसका जनाजा उठाने कोई नहीं पहुंचा और इस बीच इंसानियत का जनाजा उठ गया। सवाल कई हैं कि रेलवे को सुंदर बनाया जा रहा है, लोग यहाँ आते हैं, पटना जंक्शन के पास सेल्फी भी लेते हैं, चकाचौंध रोशनी के बीच मुसाफिर सफ़र भी तय करते हैं, लेकिन उसी बीच एक गुमनाम जिसे लावारिस कहते हैं, वो मुसाफिर आकर यहाँ पर ठहर जाता है, इलाज की गुहार करता है। जब इलाज नहीं होता है तो उसकी मौत हो जाती है। क्या इसके लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेवार नहीं है? क्या रेलवे प्रशासन का कर्तव्य नहीं था कि इन्हें अस्पताल पहुँचाया जा सके? मौत के बाद भी इनकी अंत्येष्टि कराने का प्रयास नहीं किया गया। ऐसे में इंसानियत पर भी सवाल उठ रहा है और सिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।